दो देश के मध्य विवाद को कम करने के लिए, विभिन्न देशों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं दूसरी ओर मध्य एशिया के दो देश अर्मीनिया और अजरबैजान में युद्ध प्रारंभ हो चुका है। 24 लोगों की हत्या, अर्मीनिया के रक्षा मंत्री के द्वारा 200 से अधिक अजरबैजान सैनिक के मारे जाने की पुष्टि, 30 टैंकों का तबाह होना, 12 से अधिक हेलीकॉप्टरों का मार गिराया जाना जैसे न्यूज युद्ध की उद्घोषणा नहीं तो और क्या है। अजरबैजान और अर्मीनिया के मध्य युद्ध का वही कारण है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध का कारण है और रसिया और यूक्रेन के मध्य टकराव का कारण है। लेकिन अर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध की पृष्ठभूमि आज की नहीं है, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही प्रारंभ हो चुकी है। हम लोग इस वीडियो में अर्मीनिया और अजरबैजान के मध्य इस विवाद के कारण को समझेंगे और इस विवाद का विश्व समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे और साथ ही साथ यह भारत से कैसे संबंधित है इसको भी देखेंगे। आइए देखते हैं क्या है यह अर्मीनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जबकि अजरबैजान जो है वह एक कोस्टल कंट्री है। अजरबैजान कैस्पियन सी के कोस्ट पे है, जबकि अर्मीनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अर्मीनिया ईसाई बहुल देश है, जबकि अजरबैजान की अधिकांश संख्या इस्लाम जनसंख्या है, मुस्लिम बहुल देश है। अर्मीनिया वह रसिया के क्लोज है। देखिए ये सब क्या डिफरेंसेस हैं अर्मीनिया और अजरबैजान में। अर्मीनिया जो है वह रसिया के क्लोज है, जबकि अजरबैजान जो है वह टर्की के क्लोज है। मींस टर्की से वह प्रभावित होता है और अर्मीनिया रसिया से प्रभावित होता है। तो यह अर्मीनिया और अजरबैजान की कुछ भौगोलिक अवस्थितियां और उससे संबंधित कुछ विशेषता है। अब आइए देखते हैं इसके मध्य जो विवाद है, इस विवाद के पृष्ठभूमि में क्या है। अर्मीनिया और अजरबैजान के मध्य युद्ध आज हो रहा है, लेकिन यह युद्ध आज का नहीं, इससे पूर्व भी इनके मध्य युद्ध हो चुके 1992 में। उसके पूर्व भी इसके मध्य विवाद के कुछ कारण थे जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही प्रारंभ हो चुका है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जो अर्मीनिया और अजरबैजान कंट्री था वह ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन का मेंबर था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद 3 महत्वपूर्ण देश निकल के आए, जॉर्जिया, अर्मीनिया और अजरबैजान। और इनका एस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुआ, अर्मीनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया का। लेकिन सेम टाइम प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस में बोल्शेविक क्रांति चल रही थी। वहां पे एक पीएम थे जोसेफ स्टालिन, जो बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व कर रहे थे। और जोसेफ स्टालिन रशियन फेडरेशन का निर्माण कर रहे थे और रशियन फेडरेशन के निर्माण के क्रम में ही जोसेफ स्टालिन ने क्या किया, अर्मीनिया और जॉर्जिया और अजरबैजान को रशियन फेडरेशन का अंग बनाया और इसके सीमा का अब नए फेडरेशन और नए तरीके से सीमा का निर्धारण। अब इसी सीमा निर्धारण में जोसेफ स्टालिन के द्वारा एक मिस्टेक हो गया और वही मिस्टेक जो है वर्तमान समय में भी विवाद का कारण है। हालांकि कंटेम्पररी इशू में उसको मिस्टेक नहीं कहा जा सकता है, कंटेम्पररी इशू में उसको आवश्यकता कही जा सकती है। बहुत सारे विद्वान उस समय की आवश्यकता कह रहे थे। जोसेफ स्टालिन ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से यह गलती की थी। क्या था यह गलती? अब देखिए, अर्मीनिया, जैसा मैंने पहले कहा, अर्मीनिया एक ईसाई बहुल देश है, जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। अर्मीनिया के कुछ क्षेत्र को नागोर्नो काराबाख जो ईसाई बहुल क्षेत्र था, जोसेफ स्टालिन ने यह अजरबैजान के साथ इसकी सीमा को मिला दिया, अर्थात नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान को दे दिया, जहां पे अधिकांश जनसंख्या कौन सी थी? ईसाई थी। अब इंपॉर्टेंट है, आखिर जोसेफ स्टालिन ने ऐसा क्यों किया था? तो उसके पीछे कंटेम्पररी रीजन दिए जाते हैं। उस समय टर्की ऑटोमन एम्पायर के रूप में था, शक्तिशाली देश था और चूंकि रसिया चाह रहा था टर्की का साथ लेना और टर्की के सहयोग और टर्की को खुश करने के लिए उसने क्या किया था, यह नागोर्नो काराबाख अजरबैजान, चूंकि अजरबैजान इस्लामिक कंट्री था और नागोर्नो काराबाख के क्षेत्र में टर्किश मूल के लोग भी रहते थे, तो यह एक रीजन दिया जाता, लेकिन इसके लिए और बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। तो यही रीजन है, यह नागोर्नो काराबाख जो ईसाई बहुल क्षेत्र था उसको अजरबैजान को दे दिया जाना। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब चूंकि यहां पे नागोर्नो काराबाख ईसाई बहुल क्षेत्र था जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहना नहीं चाहता था, तो इसलिए उस समय वह अजरबैजान के नियंत्रण में ही एक स्वायत्त प्रोविंस के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। लेकिन चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब विश्व 2 ध्रुव में बटा और सोवियत संघ की शक्ति कम हुई, सोवियत संघ का धीरे धीरे डिटोरिएशन हुआ और सोवियत संघ के डिटोरिएशन के साथ ही जो 1988 में असेंबली ऑफ नागोर्नो काराबाख एक रिजोल्यूशन पास किया और उस रिजोल्यूशन में कहा वे अर्मीनिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। अब जैसे ही यह रिजोल्यूशन पास हुआ, अजरबैजान ने इसका विरोध किया फर्स्ट टाइम।
अजरबैजान ने विरोध किया, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही नागोर्नो काराबाख प्रोविंस के गवर्नर ने इसको स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया। हालांकि विश्व के अन्य देशों के द्वारा इसको मान्यता नहीं मिली। तो 1991 में यह घटना हुई, आर्मेनिया ने इसको सपोर्ट कर दिया। अब सीधे सीधे आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य कॉन्फ्लिक्ट, और यही आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य कॉन्फ्लिक्ट कारण बना 1992 के आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध का। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा आर्मेनिया ऑक्युपाइड नागोर्नो काराबाख, मींस एक्चुअल में यह अजरबैजान का क्षेत्र था, लेकिन 1991 के बाद यह किसके नियंत्रण में आ गया? आर्मेनिया के नियंत्रण में आ गया। इसलिए यहां पे लिख रखा आर्मेनिया ऑक्युपाइड नागोर्नो काराबाख। यहां और यही दोनों के मध्य विवाद का कारण था। 1992 में विवाद युद्ध हुआ और रशियन इंटरफेयर के बाद, रूस के इंटरफेयर के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन सीज फायर का यह नियम है, जिस पोजीशन में सीज फायर होता है ये स्थिति वही बनी रहती है। और चूंकि जिस समय सीज फायर हुआ उस समय इस क्षेत्र पर आर्मेनिया के सैनिक का नियंत्रण था, इसलिए यह आर्मेनिया के नियंत्रण में रहा, जिसको अजरबैजान कभी स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि अगर आप देखेंगे अमेरिका के द्वारा अरबियन कंट्री में जो युद्ध में इन्वॉल्वमेंट था, उसके अगेंस्ट में अमेरिकन सिटीजन के द्वारा विरोध। लेकिन अजरबैजान हाल इसी वर्ष मई जून के समय अजरबैजान के नागरिकों के द्वारा युद्ध के लिए अपने सरकार को प्रेरित करना और उसके लिए आंदोलन, तो यह एक अपने आप में एक अनोखी घटना थी। क्यों? क्योंकि अजरबैजान के नागरिकों को लग रहा है कि हमारा क्षेत्र है और इस पे आर्मेनिया का इलीगली कंट्रोल है। तो इसी कारण से छिटफुट घटनाएं आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य होते रहती थी। लेकिन 24 घंटा पहले, ऑलमोस्ट 24 घंटा पहले ही कहेंगे इसको, जो दोनों के मध्य एक बार फिर से युद्ध प्रारंभ हो चुका है। तो इस युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही विश्व समुदाय के द्वारा क्या रिएक्शन आया है, तो उसमें देखेंगे। तो विश्व समुदाय के द्वारा सबसे पहले तो एंटोनियो गुटेरस, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल चीफ है, उन्होंने इस युद्ध की आलोचना की है। साथ ही साथ दोनों देश को संयम बरतने की सलाह दी है। लेकिन इंपॉर्टेंट है टर्की का क्या स्टैंड है और रूस का क्या स्टैंड है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था अजरबैजान के साथ टर्की है तो आर्मेनिया के साथ रूस है। तो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेसिप तैयब एर्दोगन जो टर्की के पीएम है, वह प्रत्यक्ष रूप से अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से सैन्य समर्थन और नैतिक समर्थन। यह केवल समर्थन नहीं कर रहे बल्कि आर्मेनिया के नागरिकों को भी सलाह दे रहे हैं वह अपने सरकार के अगेंस्ट क्या करें? रिवॉल्ट कर दें। तो यह टर्की ऐसा क्यों कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टर्की के हाल की घटनाओं पर आप नजर डालेंगे तो टर्की एक बार फिर से अपने ऑटमन एम्पायर, जो ऑटमन साम्राज्य था, उसके प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व इस्लामिक कंट्री का जो नेतृत्व आया वह सऊदी अरब के पास है और टर्की की स्थिति कमजोर हुई। लेकिन वर्तमान समय में आप टर्की में होने वाली घटनाओं को अगर देखेंगे तो टर्की एक बार फिर से उस स्थिति को प्राप्त करना चाह रहा है। हाजिया सोफिया जो म्यूजियम था उसको मस्जिद में कन्वर्ट करना, साथ ही साथ किसी भी इस्लामिक मुद्दों पर बढ़ चढ़ के भाग लेना, तो टर्की की यह नीति है। और अजरबैजान के साथ भी टर्की जो वर्तमान समय जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है वह एक तरह से कहिए तो आग में घी डालने का काम कर रहा है, मींस और युद्ध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। रशिया ने साफ स्पष्ट कर दिया है जो दोनों देश को शांतिपूर्ण समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन वह आर्मेनिया के साथ है। यूएस प्रेसिडेंट ने भी साफ कहा है जो दोनों देश को बायलैटरल डायलॉग से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन युद्ध की संभावना बनी हुई है और युद्ध हो सकता है, यह युद्ध ना दो देश के मध्य का युद्ध ना रह करके विश्वव्यापी युद्ध में कन्वर्ट हो जाए, जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है। अब आइए देखते हैं इंडिया का कंसर्न क्या है, इंडिया कहां स्टैंड करता है इस युद्ध में। तो इंडिया का कंसर्न अगर आप देखेंगे तो इंडिया के संबंध आर्मेनिया से हमारे अच्छे संबंध है, अजरबैजान से भी हमारे अच्छे संबंध है। हमारे संबंध दोनों ही देश से अच्छे हैं। आर्मेनिया ने तो यहां तक जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत को पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया था, जबकि अजरबैजान पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अजरबैजान का दौरा की थी। बहुत अच्छा ये था, जर्नी था, विदेश यात्रा था, जिसमें बहुत सारे बायलैटरल डायलॉग हुए थे, बायलैटरल एग्रीमेंट हुए थे। साथ ही साथ भारत क्या है, चाइना के वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर के कॉन्टेस्ट में एक नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो कि मॉस्को से अजरबैजान होते हुए ईरान होते हुए भारत के मुंबई पोर्ट तक आता, यह डेवलप करा। तो ऑब्वियस सी बात है भारत का कंसर्न अजरबैजान से जुड़ा हुआ है, तो भारत कभी नहीं चाहेगा दोनों देश के मध्य टकराव हो और युद्ध हो।
तो भारत यहां पे इंपॉर्टेंट है, ईरान कह चुका है जो वह दोनों देश के मध्य मीडियोकर की भूमिका निभा सकता है, अर्थात आर्मीनिया और अजरबैजान के मध्य युद्ध को कम करने के लिए दोनों देश के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। लेकिन अगर भारत को देखा जाए तो भारत के संबंध ईरान से भी अच्छे हैं, जिसकी सीमा अजरबैजान से मिलती है, रूस से भी अच्छे हैं, आर्मीनिया से भी अच्छे हैं और अजरबैजान से भी अच्छे हैं। तो भारत और अधिक प्रभावी मीडियोकर हो सकता है, लेकिन भारत ने अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। पाकिस्तान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, क्योंकि टर्की अजरबैजान के साथ है तो पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ होने को अपने स्टैंड में डिक्लेयर कर दिया, लेकिन भारत ने अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो अगर विश्व, लेकिन इंपॉर्टेंट है भारत के साथ साथ विश्व समुदाय का यही प्रयास है इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो यह युद्ध प्रारंभ हो चुका है, देखते हैं आगे युद्ध का क्या परिणाम होता है, या शांतिपूर्ण समाधान निकलता है कि यह युद्ध बड़े पैमाने पे विस्तार लेता है। तो इस स्लाइड में हम लोग यही देखेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो उसको भी हम लोग जोड़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।